नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम व्यक्ति विशेष। आज हम बात करेंगे बिहार चुनावों की। चुनाव नतीजों में अब चंद घंटे बाकी हैं। अभी तक टेलीविजन चैनल्स पर नजर आए एग्जिट पोल बिहार के चुनावी नतीजों को लेकर अलग अलग तस्वीरें पेश कर रहे हैं। कुछ तस्वीरों में बीजेपी आगे है तो वहीं कुछ में मोदी की बीजेपी बिहार में सरकार बनाती दिख रही है। क्या होगा अगर मोदी बिहार का यह चुनाव जीत गए या हार गए? और सबसे अहम सवाल यह कि कौन बनेगा बिहार का बाहुबली? बिहार का महासंग्राम थम चुका है। सिर्फ चंद घंटों में ही इस राज से पर्दा भी हट जाएगा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी या फिर तीसरी बार आएगा नीतीश कुमार का राज। विधानसभा के इस चुनावी संग्राम में अपनों और परायों के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी, लेकिन बहुमत न आने की हालत में क्या ये राजनीतिक दुश्मनी एक बार फिर दोस्ती में तब्दील हो सकेगी? फिलहाल ये सवाल सबसे बड़ा बन गया है। बिहार की इस चुनावी जंग में बीजेपी को जहां मोदी लहर की आस है, तो वहीं लालू और नीतीश के पास पिछड़ों का कार्ड है। लेकिन चुनावी बिसात पर शह और मात के इस खेल में सबसे ज्यादा दांव पर लगी नरेंद्र मोदी की ही साख है। मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपया। बिहार चुनाव के लिए मतदान शुरू होने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 1.25 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का तोहफा दिया था। बीजेपी इसे बिहार चुनाव में अपना मास्टर स्ट्रोक मान रही थी, लेकिन मतदान के बाद हुए एग्जिट पोल के नतीजों को देखते हुए फिलहाल तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीजेपी का यह मास्टर स्ट्रोक उतना सटीक नहीं बैठ सका जितना कि उसे उम्मीद थी। एबीपी न्यूज नीलसन के एग्जिट पोल में बिहार में नीतीश और लालू के महागठबंधन को 130 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि एनडीए 108 सीटों के साथ बहुमत से दूर नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तस्वीर इससे बिल्कुल अलग है। न्यूज 24 चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी 155 सीटों के साथ बिहार में अगली सरकार बनाते दिखाई दे रही है। खास बात यह है कि बिहार चुनाव में बीजेपी की हार या फिर जीत की जिम्मेदारी सबसे पहले नरेंद्र मोदी के जिम्मे ही जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने खुद ये आमंत्रित किया है कि ये असर जाना ही है, होना ही है। वो इसलिए कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री को बिहार के चुनाव में बिल्कुल आगे रख के और ये कि एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया गया, और ऐसा लग रहा था कि अगर नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में हार गए या उनकी पार्टी हार गई तो ये सवाल इतना बड़ा हो जाएगा उनके सामने कि तब आपको अब देश में भी चुनौती मिल सकती है। तब आपको और ऐसे लोग जो हाशिए पर चले गए थे, ऐसे लोग जो गुमसुम से हो गए थे कि अब क्या करें, भारतीय जनता पार्टी की जो ये विकराल बहुमत है उसका मुकाबला कैसे किया जाए, तो मुकाबला करने का एक मौका बिहार का चुनाव दे देगा अगर भारतीय जनता पार्टी वहां से पराजित होती है। मोदी की पॉलिटिक्स, अगर बिहार चुनाव एनडीए और बीजेपी हार जाती है, बीजेपी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आधी सरकार वहीं बैठी रही है, 6 लाख वर्कर बाहर से गए हैं, तो काफ़ी कुछ दांव पे है, वो सामान्य नहीं है। लेकिन सिर्फ बीजेपी का मसला नहीं है, मसला असल में मुल्क का है, एनडीए का है। तो सबसे पहले तो बीजेपी के अंदर जो लोग भी नाराज़ बैठे हैं वो तलवार चलाना शुरू करेंगे, विरोधी तो जो बोलना है सो बोलते ही रहेंगे। फिर एनडीए के पार्टनर्स जो बैठे हुए हैं अभी, जो काफ़ी दिन से नाराज़, और उसमें अकाली और शिवसेना जैसे लोग भी होंगे, सिर्फ रामविलास पासवान और कुशवाहा जैसे लोग नहीं होंगे, ये सब भी अटैक करना शुरू करेंगे। कभी कोई थाली छीन लेता है क्या? बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के लिए
बिहार चुनाव नाक का सवाल माना जा रहा है। यही वजह है कि अगर बीजेपी ये चुनाव हारती है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान मोदी का ही होना तय माना जा रहा है, क्योंकि बिहार चुनाव में बीजेपी ने मोदी को ही अपना चेहरा बनाया था। बीजेपी ने किसी को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया था। बिहार की चुनावी जंग इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि इसके नतीजे बिहार की सरहद से बाहर दूसरे राज्यों में भी अपना असर डाल सकते हैं। दरअसल अगले कुछ महीनों में पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे देश के अहम राज्यों में चुनाव होने हैं, जहां बीजेपी की विधानसभा में हालत पहले से ही खराब है। और अगर बिहार में बीजेपी हारती है तो इन राज्यों में उसकी हालत और खराब हो सकती है। जैसा कि शुरुआत में हम कह रहे थे कि दो ध्रुव हैं इस समय, एक भारतीय जनता पार्टी जो मोदी के नेतृत्व में एक राजग बना हुआ है, दूसरा मोदी विरोधी ध्रुव, वो भाजपा विरोधी ध्रुव से ज्यादा वो मोदी विरोधी ध्रुव हो चुका है। तो मोदी विरोधी शक्तियां ज्यादा एकजुट होंगी, ज्यादा आक्रामक होंगी और केंद्र सरकार को संसद से लेकर सड़क तक ज्यादा घेरने की कोशिश करेंगी। और अगले साल 4 राज्यों में चुनाव है, उसके बाद अगले साल उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव है, तो निश्चित तौर पर उन पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। पाटलिपुत्र की 17 जिसके हाथ में आएगी वो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय राजनीति में उभर कर ज्यादा आएगा। बिहार के चुनाव में बीजेपी अगर हारती है तो कहीं ना कहीं यह सवाल भी उठेगा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आरक्षण पर दिया बयान बीजेपी की चुनावी संभावनाओं पर भारी तो नहीं पड़ गया। हालांकि इस मुद्दे की नजाकत को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के दौरान ही आरक्षण पर सफाई पेश कर दी थी कि आप में से रत्ती भर आरक्षण कोई छीनने की कोशिश करेगा और किसी और संप्रदाय के नाम पर देकर के वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश करेगा, मोदी आपके आरक्षण की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा। अपनी चुनावी रैलियों में दिए भाषण में मोदी ने जो कहा वो गांव की गलियों से निकलकर चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनता चला गया था। मोदी ने अपने भाषण में नीतीश के डीएनए पर सवाल खड़ा किया तो नीतीश ने इसे बिहार की अस्मिता से जोड़ते हुए उल्टा इसे अपने लिए मुद्दा बना लिया। एक चाय वाले के बेटे की थाली खींच ले, गरीब के बेटे की थाली खींच ले, लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। हमारे डीएनए की बात उन्होंने कही है, ये बिहारियों को अपमानित करते हैं, जलील करते हैं और ये पूरे बिहार को, बिहारियों को जलील करने वाली बात हमारे डीएनए के बारे में कह रहे हैं। जिनके डीएनए में कुछ है। ज्यादातर एग्जिट पोल बिहार चुनाव में कांटे की टक्कर का अंदेशा जता रहे हैं, लेकिन यह चुनाव मोदी की पहली अग्नि परीक्षा नहीं है। पिछले साल महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव हुए थे। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना से 25 साल पुराना गठबंधन तोड़कर अकेले चुनाव मैदान में उतरी थी। इन दोनों राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35 से ज्यादा चुनावी रैलियां की थी। ये लूटो बांटो, यही उनका कारोबार रहा है और भ्रष्टाचार में कुछ नहीं छोड़ा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसकी गठबंधन सरकार भी बनी। वहीं हरियाणा में पहली बार बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता हासिल की। इन दोनों राज्यों में जीत का सेहरा प्रधानमंत्री मोदी के सर पर ही बंधा था। मोदी के केंद्र में सत्ता संभालने के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड में बीजेपी की सरकारें बनी। वहीं जम्मू कश्मीर में बीजेपी नंबर 2 पार्टी बनकर उभरी है। खास बात यह है कि इन सभी राज्यों के चुनाव में लोकल लीडरशिप की बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बीजेपी के स्टार प्रचारक थे और उन्हीं के चेहरे और नाम पर बीजेपी ने वोट भी मांगे थे। और अब बिहार में भी बीजेपी का चेहरा नरेंद्र मोदी ही हैं। आपके चैनल एबीपी न्यूज और नीलसन के एग्जिट पोल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन की सरकार पर ही
मोहर लगती दिख रही है। हालांकि कल सुबह ही तस्वीर साफ हो जाएगी कि बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। लेकिन आपको दिखाते हैं कि नीतीश के लिए इन चुनावी नतीजों के आखिर क्या मायने हैं। अब तुम हमको राजपाट करना सिखाओगे? गवर्नेंस से कोई राजपाट मिलता है क्या? पावर मिलता है वोट बैंक से, पावर मिलता है पीपुल से। जब देखो गवर्नेंस करते रहते हो। नीतीशवा हमारा सरकार हथियाना चाहता है का? 1994 में लालू प्रसाद यादव से अपना 20 साल पुराना रिश्ता तोड़कर नीतीश कुमार उनसे अलग हो गए थे। बिहार की राजनीति का ये वो दौर था जब लालू यादव पहली बार मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे थे। दरअसल कॉलेज के अपने दिनों के साथी रहे नीतीश और लालू ने समाजवादी आंदोलन में भी एक साथ ही हिस्सा लिया था। लेकिन 21 साल पहले दोनों में उस वक्त अलगाव हो गया था जब मुख्यमंत्री लालू यादव के काम करने के तरीकों से क्षुब्ध होकर नीतीश ने उनका साथ छोड़ दिया था। लालू से अलग होकर नीतीश ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई थी। समता पार्टी के जरिए नीतीश ने बाद में बीजेपी के साथ राजनीतिक दोस्ती भी कर ली और साल 2005 में लालू यादव के जंगल राज को मुद्दा बनाकर बिहार की सत्ता हासिल करने में भी वो कामयाब रहे थे। इसके बाद के 8 सालों तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार चलाते रहे। लेकिन साल 2013 में एनडीए से अलग होने के बाद बदले राजनीतिक हालात ने उन्हें एक बार फिर घुमाकर लालू यादव के करीब पहुंचा दिया। बिहार चुनाव के ऐलान से पहले लंबी कश्मकश के बाद आखिरकार ये भी तय हुआ कि बिहार के चुनावों में महागठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। और इस तरह कास्ट पॉलिटिक्स में उलझी बिहार की चुनावी राजनीति में पार्टियों के बीच दोस्ती दुश्मनी का पेंच भी बुरी तरह से उलझ गया। नीतीश ने बीजेपी को ललकारा तो वहीं लालू ने नीतीश से दोस्ती को लेकर जहर का घूंट पीने का ऐलान कर दिया। हम विश्वास दिलाते हैं भारत के लोगों को, सेकुलर शासकों को, कि हम ये लड़ाई जो होने जा रही है दिल्ली के बाद बिहार में, हम सब तरह का घूंट पीने को तैयार हैं, हम सब तरह का जहर पीने के लिए तैयार हैं। जाहिर है कि नीतीश और लालू के एक साथ हो जाने से जहां बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, वहीं ये सवाल भी उठा है कि क्या लालू और नीतीश का ये महागठबंधन एक मजबूरी का गठबंधन है। और इसी को मुद्दा बनाकर बीजेपी ने सबसे पहले नीतीश कुमार पर हमला भी बोला था। जिस नीतीश कुमार ने 20 साल तक जंगल राज का विरोध किया, लालू प्रसाद का विरोध किया, वो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनने के लिए लालू प्रसाद के साथ आज मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब देखे। बिहार चुनाव में महागठबंधन का चेहरा नीतीश कुमार ही रहे हैं और यही वजह है कि चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी का सबसे अहम टारगेट नीतीश कुमार ही बने। प्रधानमंत्री मोदी भी जब चुनाव प्रचार करने बिहार पहुंचे तो उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को जेडीयू से बाहर निकालने का मुद्दा उठाते हुए इसे दलितों का अपमान बताया और इस मुद्दे पर नीतीश को घेरने की कोशिश की थी। इसी क्रम में मोदी ने नीतीश के डीएनए पर सवाल तक उठा दिया था। एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। मोदी की इस चुनावी चाल को मात देने के लिए नीतीश कुमार ने भी इस मुद्दे को बिहार के सम्मान से जोड़ दिया और इसे पूरे बिहार का अपमान बताते हुए मोदी पर जमकर पलटवार कर दिया। इन्होंने मेरे डीएनए पर कहा हम बिहारी हैं और हमारे डीएनए की बात उन्होंने कही है, ये बिहारियों को अपमानित करते हैं, जलील करते हैं। बिहार चुनाव के दौरान डीएनए का ये मुद्दा बेहद अहम माना गया
नीतीश कुमार की इस बाजी को पलटने के लिए बीजेपी ने भी तमाम कोशिशें की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सभाओं में साफ किया कि नीतीश के डीएनए में गड़बड़ी की बात कही गई थी, न कि बिहार के डीएनए में। लेकिन तब तक शायद काफी देर हो चुकी थी। नीतीश कुमार ने मोदी के वादों और महंगाई के मुद्दे पर उन्हें घेरते हुए बिहारी बनाम बाहरी का मुद्दा उछालकर एक ऐसा दांव चला जो बिहार चुनाव का मुख्य मुद्दा बन गया। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश के इस दांव ने विरोधियों को चारों खाने चित्त कर दिया है। नीतीश जी अगर जीत के फिर से चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो वो चीफ मिनिस्ट्री कम करेंगे, मुझे लगता है। फिर वो नेशनल पॉलिटिक्स ज़्यादा करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनके इर्द गिर्द फिर जितना मोदी विरोधी पॉलिटिक्स है वो सब उसी सेंटर पे चलना शुरू हो जाएगा। और कुछ उनका एम्बिशन भी कुछ इसी किस्म का है कि सीधे मोदी की चुनौती उन्होंने दी थी, तो इसलिए अब ये उम्मीद करना कि वो सिर्फ बिहार पे फोकस रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो मुझे लगता है कि इसके बाद वो बार बार सेंटर की पॉलिटिक्स की तरफ मुंह करेंगे। लगातार 2 बार बिहार की गद्दी हासिल करने वाले नीतीश कुमार के लिए ये चुनाव बेहद अहम माने जा रहे हैं। उन्होंने खुद इस चुनाव को अग्नि परीक्षा मानते हुए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। यही वजह है कि जिन लालू यादव की सरकार को वो जंगल राज बताते रहे, उन्हीं की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस के साथ नीतीश को महागठबंधन बनाना पड़ा। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ सबसे ज्यादा नीतीश की ही प्रतिष्ठा इन चुनावों में दांव पर लगी है। उनकी जीत से यह साबित हो जाएगा कि वो अभी भी बिहार के लोगों के दिलों पर राज करते हैं, और अगर नीतीश हारते हैं तो उनके 10 साल का सुशासन सवालों में घिर जाएगा। आप देख रहे हैं हमारा खास शो व्यक्ति विशेष, बिहार का बाहुबली। बिहार चुनाव के कल आने वाले नतीजे राज्य नहीं देश की राजनीति में भी काफी कुछ तय करने वाले हैं। बिहार चुनाव में जीत नीतीश से कहीं ज्यादा लालू यादव के लिए भी मायने रखती है। लालू के लिए यह जीत राजनीतिक अमृत का काम करेगी, लेकिन अगर वो ये चुनाव हार जाते हैं तो उनकी राजनीतिक करियर पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे। पूछ रहे हैं दिल्ली के अखबार वाले लोग, लालू जी आप और नीतीश काहे के लिए इकट्ठा हुए हैं? तो मेरा जवाब है कि नरेंद्र मोदी को बधिया करने के लिए। ठेठ देसी अंदाज में संवाद करने वाले लालू प्रसाद यादव अपनी चुनावी सभाओं में मजाकियां बातें करते हैं और चुटकुले सुनाकर लोगों को हंसाते हैं। बिहार के मौजूदा चुनाव में भी एक बार फिर वो विदूषक की भूमिका में नजर आए और उन्होंने अपनी जोकर स्टाइल और जुमलेबाजी से बिहार चुनाव को मसालेदार भी बना दिया। लेकिन ये भी एक सच है कि पिछले 10 सालों से लालू यादव कोई चुनाव नहीं जीत सके हैं। चारा घोटाला केस में दोषी करार दिए जाने के बाद उनके चुनाव लड़ने पर रोक भी लगी हुई है, और इसीलिए बिहार का ये चुनाव लालू यादव के राजनीतिक जीवन का सबसे अहम चुनाव बन गया है। तो 190 सीट हमको आएगा गठबंधन को, 190। अब बीजेपी को मतलब 10 आखिर 40 में जो भी है 40-40 मिला तो मिला नहीं तो। लालू प्रसाद यादव का ये भरोसा अगर चुनाव नतीजों में साबित होता है तो लालू के लिए ये चुनावी जीत उनके राजनीतिक पुनर्जन्म की तरह होगी। एबीपी न्यूज नीलसन के एग्जिट पोल के मुताबिक भी बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन की बिहार में 108, महागठबंधन को बिहार में 130 और अन्य को 5 सीटें मिलने का अनुमान है। लेकिन कुल 6 न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल के औसत के मुताबिक एनडीए और महागठबंधन में कांटे की टक्कर बताई गई है। बीजेपी गठबंधन को 119 सीटें और महागठबंधन को 117 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य के खाते में 7 सीटें आती नजर आ रही हैं। लेकिन बिहार के इन चुनावों में अगर लालू प्रसाद यादव हारते हैं तो हार उनके राजनीतिक करियर में ताबूत की आखिरी कील भी साबित हो सकती है। इनके खानदान से कोई आदमी अब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, सिर्फ राबड़ी देवी एमएलसी हैं, वो भी डायरेक्ट इससे नहीं कही आप। और हो सकता है कि फिर
जिस जाति के या पिछड़े के नेता या इसके करते हैं, उस पर भी सवाल उभरने लगे और ये एक बड़ा ये होगा अगर वो हारे। इसीलिए उनके लिए ये डू एंड डाई बैटल थी। कहे कि उसके बाद लीडरशिप का क्वेश्चन होगा। मान लीजिए कि ज़्यादा भी लीडरशिप जैसा कहा जाता है, तो हु नेक्स्ट, मैंने राम लखन सिंह यादव के बाद लालू यादव आए थे, बहुत बड़े, बहुत दिन तक, 25 साल तक इनका डोमिनेशन रहा। तो हु विल बी द नेक्स्ट यादव लीडर, ये एक मामला हो सकता है। बिहार का भाग्य बदलने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार चुनाव के शुरुआती दौर में विकास का मुद्दा सबसे ज्यादा और जोर शोर से उछाला गया, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, विकास के मुद्दे के अलावा दूसरे कई मुद्दे भी चुनाव प्रचार में हावी होते गए। बीजेपी और एनडीए जहां गौमांस, जंगल राज और चारा घोटाले जैसे मुद्दों पर लालू यादव को घेरने की कोशिश करते नजर आए, वहीं लालू यादव भी आरक्षण, काला धन और पिछड़ों के मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए पर जमकर पलटवार करते रहे। चुनाव प्रचार के दौरान लालू यादव का जंगल राज भी अहम चुनावी मुद्दा बन गया, लेकिन इसी दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का आरक्षण को लेकर एक बयान आया, जिसमें भागवत ने आरक्षण नीति की समीक्षा की मांग उठाई थी। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर को इंटरव्यू देते हुए मोहन भागवत ने कहा कि आरक्षण को हमेशा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया है। लोग अपनी सुविधा के मुताबिक अपने समुदाय या वर्ग का ग्रुप बनाते हैं और आरक्षण की मांग करने लगते हैं। लोकतंत्र में कई नेता उनका समर्थन भी करते हैं। एक गैर राजनीतिक समिति का गठन होना चाहिए जो समीक्षा करे कि कैसे आरक्षण की जरूरत है और कब तक। आरक्षण के मुद्दे पर मोहन भागवत के इस बयान को लालू यादव ने भी फौरन लपक लिया और अपने खिलाफ बीजेपी के जंगल राज के मुद्दे की काट के तौर पर आरक्षण के मुद्दे को अपना हथियार बनाया और इस तरह बीजेपी के विकास के मुद्दे के मुकाबले लालू यादव ने बिहार चुनाव में अपना जाति कार्ड खेल दिया। आरएसएस का हेड जो है मोहन भागवत मन के बात उगल दिया। क्या मन में है आरएसएस बीजेपी के बोल दिया कि रिजर्वेशन, दलितों का रिजर्वेशन, पिछड़ों का रिजर्वेशन समीक्षा करके खत्म किया जाए। 2014 में एक डिस्क्रेडिटेड यूपीए थी जिससे लोग खींच चुके थे, उसको बदलना चाहते थे। बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में एक डिस्क्रेडिटेड गवर्नमेंट नहीं है पावर में। नीतीश कुमार के साथ एक प्रो इनकम्बेंसी 10 साल के बाद भी जुड़ी हुई है। तो ये मुकाबला 2014 के मुकाबले के बनिस्बत बहुत कड़ा है भाजपा के लिए। 1990 में लालू प्रसाद यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने करीब 15 सालों तक बिहार पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर शासन भी किया। खास बात यह है कि इस दौरान उनके करीबी रहे नीतीश कुमार उनसे अलग हो गए थे और बाद में बीजेपी से मिल गए थे। साल 2005 के चुनाव में नीतीश कुमार ने लालू यादव को हराकर उनसे बिहार की सत्ता भी छीन ली थी। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद एक बार फिर लालू यादव और नीतीश ने बीजेपी के खिलाफ हाथ मिला लिया और बिहार के मौजूदा चुनाव में एनडीए को मात देने के लिए उन्होंने अपना महागठबंधन भी बनाया। जो हम बराती लेकर चले हैं बीजेपी के यहाँ, कहा हमारा बराती में दूल्हा है, नीतीश दूल्हा है, और सहबोलिया भी एगो है। अब बीजेपी के बारात में कोई दूल्हे न हो। लालू प्रसाद यादव पिछले 10 सालों से बिहार की सत्ता से दूर हैं। उनके कार्यकाल के दौरान उन पर जंगल राज का ठप्पा भी लगा था। उनसे उनका वोट बैंक भी छिटक गया था। इसीलिए 2010 के विधानसभा चुनाव में 168 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी उनकी पार्टी आरजेडी सिर्फ 22 सीटें ही जीत सकी थी। पिछले लोकसभा चुनाव में भी लालू की पार्टी सिर्फ 4 सीट जीत सकी।
इस बीच चारा घोटाले में भी लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए और उन्हें 5 साल की जेल हुई। उनके चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लगी है। जाहिर है कि बिहार का ये चुनाव लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक जीवन के लिए जीवन मरण का सवाल बन गया है। बिहार की जनता के फैसले पर टिकी हुई है कई दिग्गजों की किस्मत। ये दिग्गज वो नहीं जो चुनाव लड़ रहे थे, बल्कि वो हैं जो चुनाव लड़वा रहे थे। वैसे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह एग्जिट पोल्स के नतीजों के मुताबिक बिहार में मुकाबला कांटे का रहेगा, यानी कि इस बात पर सस्पेंस बरकरार है कि क्या बिहार में अमित शाह का मास्टर प्लान अपना असर दिखाएगा या फिर उन्हें दिल्ली के बाद बिहार में भी झटका मिलेगा। बिहार चुनाव में जहां एक तरफ मोदी विरोधियों पर ताबड़तोड़ हमले बोल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह खामोशी के साथ मिशन बिहार में जुटे हुए थे। अमित शाह ने 1 महीने तक बिहार में ही डेरा डाले रखा था। वो न सिर्फ चुनावी रणनीति बना रहे थे, बल्कि चुनावी रैलियां भी कर रहे थे और साथ ही दे रहे थे विवादास्पद बयान। चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह की जुबान ने कुछ ऐसे अल्फाज भी उगले हैं जिसने चुनावी माहौल में आग लगा दी थी। मित्रों, याद रखना, गलती से भी अगर भारतीय जनता पार्टी यहां परास्त हुई, नीतीश लालू जीते, तो परिणाम तो पटने में आएंगे, मगर फटाके पाकिस्तान के अंदर चलेंगे। अमित शाह के इस बयान पर खासा विवाद हुआ है। अगर चुनाव के अंतिम नतीजे एनडीए के पक्ष में नहीं आते, तो इसके लिए अमित शाह के इस बयान को भी एक बड़ी वजह माना जाएगा। इसी साल दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार को भी अमित शाह के लिए एक बड़ा झटका माना गया था। और अब अगर बिहार में भी यही होता है, तो बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह पर पार्टी के अंदर हमले तेज हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी में अमित शाह के कद पर बिहार की हार जीत का कोई फर्क पड़ेगा? अमित शाह की असली ताकत है नरेंद्र मोदी का उनके ऊपर विश्वास, और नरेंद्र मोदी जिसके ऊपर विश्वास करते हैं वो अपने आप ताकतवर होगा। ठीक यही भारतीय जनता पार्टी में पहले उस अटल और आडवाणी के युग में भी था। आडवाणी आगे इसलिए थे क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी उन पर भरोसा करते थे, बाद में आडवाणी बहुत बड़े नेता बन गए थे। तो निश्चित रूप से अमित शाह की कोशिश मोदी का आडवाणी बनने की है, लेकिन दूसरा कोई क्यों बनने दे नंबर 2 उनको, ये जरूर सोचने वाली बात है। जबकि वरिष्ठ पांत, जो दूसरी पांत की लीडरशिप कही जाती थी मोदी के साथ वाली, वो अमित शाह से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में 4 चरणों के मतदान के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अमित शाह को लेकर एक बड़ा बयान भी दिया है। इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने कहा है कि किसी भी विधानसभा चुनाव में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जोड़ने का कोई तर्क नहीं है। यहां तक कि जब मैं भी पार्टी का अध्यक्ष था, पार्टी विधानसभा चुनाव हारी और जीती, लेकिन नतीजों पर मेरा मूल्यांकन नहीं किया गया। अमित शाह पार्टी अध्यक्ष का अपना टर्म पूरा करेंगे और उन्हें नया टर्म मिलेगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की कामयाबी का सूरज 2014 के पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से चढ़ना शुरू हुआ था। लोकसभा चुनाव के बाद हुए कुछ राज्यों के चुनावों में भी वो बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार के तौर पर नजर आए थे। और बिहार चुनाव में तो अमित शाह ने एनडीए की तरफ से मोर्चा संभाल रखा था। लेकिन चुनाव नतीजों को लेकर फिलहाल वो खामोश हैं। मैं 8 तारीख को बोलूं। बिहार में वोटिंग खत्म होने के बाद जब अमित शाह से चुनाव नतीजों को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने ये जवाब दिया। लेकिन एबीपी न्यूज नीलसन के एग्जिट पोल के आंकड़ों पर नजर डालें तो बिहार में लालू नीतीश के महागठबंधन के सामने बीजेपी को बड़ी हार का मुंह देखना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ एबीपी न्यूज को मिलाकर दूसरे चैनलों के 6 एग्जिट पोल का औसत निकाला जाए तो तस्वीर कुछ ऐसी होगी। कुल 243 सीटों में से एनडीए को 117 सीटें, जबकि लालू नीतीश के महागठबंधन को 119 सीटें मिलने की तस्वीर बनती नजर आ रही है। इस हिसाब से एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला कांटे का है।
वहीं दूसरी तरफ न्यूज 24 और चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी का सिक्का इस समय चल रहा है। बिहार में नरेंद्र मोदी के नाम पे ही इलेक्शन लड़ा गया है। वो अगर लड़ाई में है तो मोदी के नाम पर ही है। तो नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत तौर पर भले ना फर्क पड़े, चूंकि वो 5 साल का मैंडेट लेकर आए हैं, लेकिन जैसा बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर लोग बदलाव चाहते हैं। ऐसा एक खेमा सक्रिय है, वो चाहे आडवाणी खेमा हो, और जो आडवाणी खेमे के अलावा नहीं बोल रहे हैं वो भी बदलाव चाहते हैं। तो वो जरूर दबाव बढ़ाएंगे कि अमित शाह की जगह दूसरा भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बने। बिहार में कई दिग्गजों की किस्मत अब बिहार की जनता के फैसले पर टिकी है। टीवी चैनलों के एग्जिट पोल पर अगर यकीन करें तो इस बात पर फिलहाल सस्पेंस बरकरार नजर आ रहा है कि क्या बिहार में भी अमित शाह का मास्टर प्लान अपना असर दिखाएगा, या फिर बिहार का चुनाव भी उन्हें दिल्ली की तरह ही जोरदार झटका दे जाएगा। ये चुनाव सबके लिए अहम है, और ये कह देना कि मोदी जी के लिए ज़्यादा अहम है और इनके लिए कम अहम है, या इनके लिए ज़्यादा अहम है कम, इस आकलन में मैं जाता नहीं। इस चुनाव के बाद और भी चुनाव होने हैं इस देश में। 2019 का चुनाव होना है, और जो माहौल है और जो माहौल बन रहा है उसमें ये लड़ाई तीव्र होती जाएगी, कमती दिखती नहीं मुझे। और अगर भाजपा 2019 के चुनाव को देख रही है तो उनके जो प्रतिद्वंदी हैं और बिहार में जो ये दो हैं, ऐसा नहीं है कि ये 2019 नहीं देख रहे और 2019 की लड़ाई में क्या क्या होना है ये नहीं देख रहे। ये जो माना जाता था कि अमित शाह संगठन के स्तर पर वो काफ़ी दमखम ही नहीं रखते हैं, उनकी रणनीति की भी तारीफ हो रही थी। ये इस बार वो अब तक की जो तारीफ थी वो आलोचना में बदल सकती है। आलोचना उनकी ये हो सकती है कि वो जो सोच रहे थे कि लोकसभा चुनाव में जो उनका मैनेजमेंट था, जो चुनाव प्रबंधन था, वो तो सफल दिखा, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बिहार में जो पृष्ठभूमि बनी हुई थी भारतीय जनता पार्टी की और बड़ी चुनौती थी लालू जी और नीतीश जी के सामने में, वहाँ अमित शाह का जो प्रबंधन था वो किस तरह कमज़ोर पड़ गया। तो अगर हार होती है तो निश्चित रूप से अमित शाह के चुनावी प्रबंधन पर भी सवाल उठेंगे। और ये एक और आशंका जो पैदा हो रही है वो ये कि जो अमित शाह की शैली से या उनकी जो रीत नीति है पार्टी में जैसा वो चलाना चाहते हैं, उससे जो असहमत थे पार्टी के भीतर, वो उभर के सामने आएंगे और उनको एक ताकत मिलेगी। मित्रों, आने वाले दिनों में यही लोकसभा की हमारी ज्वलंत सफलता की नींव पर विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, जम्मू कश्मीर, झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए बहुत जरूरी है कि चारों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार चारों राज्यों में बनाए, ये बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाने वाले अमित शाह चुनावी रणनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती भी खड़ी थी, क्योंकि चंद महीनों बाद ही देश के 4 अहम राज्यों महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। और ये चुनाव इसलिए भी अहम थे क्योंकि इन्हें नए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के असली इम्तिहान के तौर पर देखा जा रहा था। अमित शाह अपनी इस पहली परीक्षा में पास हो गए। उनके नेतृत्व में हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर में बीजेपी को जीत मिली, लेकिन दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अमित शाह की चुनावी रणनीति का रंग उतर गया। दिल्ली में बीजेपी को 70 में से सिर्फ 3 सीटें नसीब हुई थीं। ऐसे में अब अगर बिहार के नतीजे भी बीजेपी के खिलाफ जाते हैं तो अमित शाह पर भी सवाल उठेंगे।